नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे डिजिटल जगत में हलचल मचा दी है। नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम समेत 26 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4 सितंबर 2025 को लिया गया यह निर्णय रातों रात लाखों लोगों की डिजिटल जिंदगी को प्रभावित कर गया है। जो प्लेटफॉर्म्स कल तक हमारे मनोरंजन, संचार, व्यापार और कमाई का जरिया थे, वे आज से नेपाल में अवैध हो गए हैं। ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, आम जनता, कंटेंट क्रिएटर्स और नेपाल की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि महीनों से तैयार हो रही थी। यह पूरा मामला तब और गंभीर हो गया जब नेपाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देश में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालित करने से पहले उसका पंजीकरण अनिवार्य है। नेपाल सरकार ने इन टेक कंपनियों को कई मौके दिए। रिपोर्टों के अनुसार नवंबर 2023 से लेकर अब तक सरकार ने 5 बार सार्वजनिक नोटिस जारी की। इतना ही नहीं, मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, गूगल, यूट्यूब और एक्स जैसी बड़ी कंपनियों को सीधे तौर पर पत्र लिखकर भी पंजीकरण के लिए कहा गया। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के अनुसार इन वैश्विक कंपनियों ने सरकार की चेतावनियों और दिए गए अतिरिक्त समय को लगातार नजरअंदाज किया। आखिरी चेतावनी 28 अगस्त 2025 भाद्र 12 को दी गई, जब मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने के लिए 7 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया। जब यह समय सीमा 4 सितंबर को समाप्त हो गई और कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो सरकार ने प्रतिबंध लगाने का कठोर निर्णय ले लिया। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बंद हुए हैं और कौन से अभी भी चल रहे हैं। प्रतिबंधित ऐप्स की सूची बहुत लंबी है। इसमें हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहते थे, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल और थ्रेड्स जैसे लगभग 26 बड़े नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी नियमों का पालन किया और वे अभी भी नेपाल में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। इनमें टिकटॉक, वाइबर, पोपो लाइव और निम्बज शामिल हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने समय पर अपना पंजीकरण करवा लिया था। टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी जैसे पंजीकरण प्रक्रिया अब भी समीक्षा में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य सभी सोशल मीडिया को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने कानूनी दायरे में लाना था। सरकार के इस फैसले का सबसे विनाशकारी प्रभाव नेपाल के कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। यह फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिन पहले मेटा ने आधिकारिक तौर पर नेपाल में फेसबुक मोनेटाइजेशन शुरू किया था। इसका मतलब था कि नेपाली क्रिएटर्स अब सीधे फेसबुक रील्स के जरिए पैसा कमा सकते थे। हजारों युवाओं ने इसे अपनी कमाई का एक नया जरिया बनाना शुरू ही किया था कि इस प्रतिबंध ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ये सिर्फ क्रिएटर्स की बात नहीं है। नेपाल में हजारों छोटे बड़े व्यवसाय अपने मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और बिक्री के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर निर्भर थे। डिजिटल मार्केटर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स और ई कॉमर्स से जुड़े लोगों की आजीविका सीधे तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी हुई थी। इस प्रतिबंध से न केवल उनकी कमाई रुकेगी, बल्कि देश की उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा झटका लगेगा। यह समझने के लिए कि इसका आर्थिक प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, हमें अतीत में देखना होगा। जब नेपाल सरकार ने पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था, तो देश की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी एनसेल को कथित तौर पर मासिक राजस्व में लगभग 600 मिलियन नेपाली रुपये का नुकसान हुआ था। यह नुकसान सिर्फ डेटा की खपत में कमी के कारण हुआ था। अब कल्पना कीजिए कि जब फेसबुक, यूट्यूब जैसे डेटा की सबसे ज्यादा खपत करने वाले प्लेटफॉर्म्स एक साथ बंद हो जाएं, तो टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISPs को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ये एक व्यापक आर्थिक संकट की आहट हो सकती है। इस प्रतिबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव। फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये समाचार, सूचना और विचारों के आदान प्रदान के भी महत्वपूर्ण माध्यम है। कई लोगों के लिए यह अपनी आवाज उठाने, सरकार की नीतियों पर बहस करने और सामाजिक मुद्दों पर संगठित होने का एक मंच था। अधिकार समूहों को डर है कि यह व्यापक प्रतिबंध देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है और एक तरह की डिजिटल सेंसरशिप को जन्म दे सकता है। यह फैसला नेपाल के नागरिकों को वैश्विक संवाद से अलग थलग कर सकता है।
अब आते हैं तकनीकी पक्ष पर। यह प्रतिबंध लागू कैसे होगा? संचार मंत्रालय के निर्देश पर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (NTA) देश के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और टेलीकॉम कंपनियों जैसे NTC, Ncell को इन प्रतिबंधित वेबसाइटों और ऐप्स तक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश देगा। इसका मतलब है कि आप सामान्य रूप से अपने इंटरनेट कनेक्शन से इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर ताले की एक चाबी होती है। अतीत के अनुभव बताते हैं कि यूजर्स ऐसे प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और OpenDNS जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। VPN आपके इंटरनेट ट्रैफिक को किसी दूसरे देश के सर्वर के माध्यम से रूट करता है, जिससे ऐसा लगता है कि आप नेपाल से नहीं बल्कि किसी और देश से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे आप ब्लॉक की गई साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि VPN का उपयोग करने के भी अपने नुकसान हैं। जब बड़ी संख्या में लोग VPN का उपयोग करते हैं तो इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत बढ़ जाती है। इसका बोझ अंततः इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, जिससे इंटरनेट महंगा हो सकता है। साथ ही ISPs का राजस्व भी कम होता है, क्योंकि उनका ट्रैफिक विदेशी सर्वरों पर डाइवर्ट हो जाता है। इसके अलावा मुफ्त या अविश्वसनीय VPN सेवाओं का उपयोग करने से यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। तो अब भविष्य में क्या हो सकता है? इसके कई संभावित परिदृश्य हैं। पहला, क्या ये बड़ी टेक कंपनियां झुकेंगी और नेपाल में पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगी? यह एक जटिल सवाल है, क्योंकि ये कंपनियां अक्सर वैश्विक नीतियों पर चलती हैं और किसी एक देश के लिए अपने नियमों में बदलाव करने से हिचकती है। दूसरा, क्या नेपाल सरकार अपने फैसले पर अडिग रहेगी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक विरोध के कारण उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा? यह प्रतिबंध नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दिखाता है कि सरकारें अब बड़ी टेक कंपनियों को अपने नियमों के दायरे में लाने के लिए कितने कड़े कदम उठा सकती हैं। लेकिन साथ ही यह डिजिटल युग में नियंत्रण, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को भी उजागर करता है। संक्षेप में, नेपाल में फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध सरकार द्वारा बनाए गए पंजीकरण के नियम का पालन न करने के कारण लगाया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी समर्थन प्राप्त है। इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स की आजीविका, देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा असर पड़ेगा। यूजर्स द्वारा VPN का उपयोग एक संभावित समाधान है, लेकिन इसके अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जोखिम हैं। आने वाले दिन और हफ्ते यह तय करेंगे कि नेपाल का डिजिटल भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या यह प्रतिबंध स्थायी होगा या यह इन वैश्विक टेक दिग्गजों और नेपाली सरकार के बीच एक नई बातचीत की शुरुआत करेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेपाल सरकार का यह फैसला सही है या यह डिजिटल स्वतंत्रता पर एक हमला है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस बड़ी खबर की पूरी सच्चाई जान सकें। और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।